हाय एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई विल सजेस्ट दैट आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दिस लेक्चर डू रीड बुक। ठीक है, बुक ज़रूर पढ़ना और मे बी कोई सा भी बुक, इंदु खुराना, के जैन। ठीक है, ओके। सो पहले समरी देखते हैं, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है, नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म से, केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म से। ठीक है, नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म देखो क्या क्या हो सकता है, वॉलेंट्री तरीका हो सकता है और ऑटोमेटिक हो सकता है। ठीक है, अब कुछ भी वॉलेंट्री होता है ना तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता है, तो वॉलेंट्री कहाँ से होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ऑटोमेटिक जहाँ भी होता है वो ब्रेन स्टेम से होता है। ठीक है, ओके। ऑटोमेटिक पे आते हैं, ऑटोमेटिक कहाँ से होगा, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या है, मेडुला हो सकता है और पॉन्स हो सकता है। तो जो सेंटर मेडुला में उसको बोलेंगे मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, और जो सेंटर पॉन्स में उसको क्या बोलेंगे, पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, राइट। अब देखो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स में आई न्यूरॉन्स होंगे और ई न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, आई न्यूरॉन्स फॉर इंस्पिरेशन कराएंगे और ई न्यूरॉन्स फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराएंगे। याद है, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए जब भी यहाँ पर कोई कंट्रोल वाला बात आएगा ना एक्सपिरेशन में, तो वो फोर्सफुल होगा, राइट। सिमिलरली पॉन्स में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो एपनियोस्टिक सेंटर है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, राइट। अपर पॉन्स में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। ठीक है, देखो डबल पी आ रहा है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये याद रखने का ऐसा तरीका है। बार बार पी आ रहा है तो न्यूमोटैक्सिक, और लोअर पॉन्स में क्या है, एपनियोस्टिक सेंटर्स है। ठीक है, ये हो गया अपना नर्वस रेगुलेटरी। वॉलेंट्री नर्वस में क्या क्या है, वॉलेंट्री और ऑटोमेटिक। वॉलेंट्री में क्या क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, कॉर्टेक्स से। ऑटोमेटिक में मेडुला हो सकता है, पॉन्स हो सकता है। तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर और पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुलरी में क्या हो सकता है, आई और ई न्यूरॉन। ठीक है, आई फॉर इंस्पिरेशन ओनली और ई न्यूरॉन्स फॉर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। पॉन्टाइन में क्या हो सकता है, एपनियोस्टिक सेंटर हो सकता है लोअर पॉन्स में और न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो सकता है अपर पॉन्स में। तो ये क्या था, नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब आते हैं केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। देखो केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स क्या सेंस करते हैं, H+, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इट इज़ मेडिएटेड बाय कीमो रिसेप्टर। कौन कौन से, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और पल्मोनरी एंड मायोकार्डियल कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, देखो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर जो होता है ना वो क्या क्या सेंस करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+, ये सारा। और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होता है ना वो मेजरली H+ और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये सेंस करता है। ठीक है, और पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमो रिसेप्टर्स वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक ओवरव्यू है जो हम लोग पूरे रेस्पिरेशन में डील करेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो नर्वस रेगुलेशन में देखो दो चीज़ है, वही ऑटोमेटिक कंट्रोल और वॉलेंट्री कंट्रोल। ऑटोमेटिक कहाँ से इनिशिएट होगा, इज इनिशिएटेड बाय पेस मेकर सेल्स। वो कहाँ होता है, दे आर इन प्री बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो कहाँ होता है, तो इन द मेडुला नियर न्यूक्लियस एम्बिगस। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, पेस मेकर सेल से हो रहा है, इन द प्री बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स नियर न्यूक्लियस एम्बिगस इन मेडुला, राइट। और वॉलेंट्री कंट्रोल कहाँ से होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल और वॉलेंट्री कंट्रोल। पहले वॉलेंट्री देख लेते हैं, बहुत ईजी सा है। ठीक है, तो वॉलेंट्री कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हो रहा था। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, हम जब मन तब चाहे इंस्पिरेशन को शॉर्ट और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो वो जो अपने मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करके, डायफ्राम हो गया, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स हो गए, ये सारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, इन सबको कंट्रोल करके। ठीक है, तो देखो वही चीज़ लिखा है। नॉर्मली ब्रीदिंग क्या होता, इनवॉलेंट्री, खुद ही सांस लेते रहते हैं, और ऑटोमेटिकली होता है। बट कभी कभी क्या होता, रेस्पिरेटरी मसल्स को वॉलेंटरीली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी मसल्स आर टिपिकल skeletal muscles, और since they are skeletal muscles hence they can be controlled voluntarily mediated by neocortex। ठीक है, कब करते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल, बात करते समय जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कब मुझे अपना वॉइस हाई करना है, कब लो करना है, सिंग करते समय, स्विम करते समय, ब्रेथ होल्डिंग में। ठीक है, तो इन सारे केसेस में वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग डिजीज है यहाँ पे, राइट।
अच्छा देखो, इसका इसका मतलब क्या था, नॉर्मली क्या होता है, जनरली ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है, और हम जब चाहे तब उसको वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं ब्रीदिंग को, ठीक है। देखो, as respiration has two separate control, voluntary and automatic, sometimes the automatic control is disrupted. कई बार क्या होता है ना, ऑटोमेटिक कंट्रोल जो होता है, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। बट वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, वॉलेंट्री कंट्रोल जो है दैट रिमेन्स इंटैक्ट, दैट रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक गया, वॉलेंट्री इंटैक्ट है। इसका मतलब क्या, जब तक मुझे याद है कि मुझे सांस लेना है मैं सांस लूंगा वॉलेंटरली, और जैसे ही मैं भूल गया मुझे सांस लेना है, ऑटोमेटिक कंट्रोल तो है नहीं, तो मैं मेरी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं क्लिनिकली, ऑनडाइन कर्स बोलते हैं, ठीक है, ऑनडाइन कर्स। इन दिस स्टेट द पर्सन वुड स्टे अलाइव ओनली इफ ही इज अवेक एंड रिमेंबर्स टू ब्रीद, ठीक है। तो जब तक उसे याद है कि उसे सांस लेना है वो सांस ले पाएगा, क्योंकि वॉलेंट्री कंट्रोल ही इंटैक्ट है, ऑटोमेटिक कंट्रोल गया, राइट। तो ये हमने कंप्लीट किया वॉलेंट्री कंट्रोल सिस्टम वाया टिपिकल स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, वो है ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। दो था ऑटोमेटिक कंट्रोल में, मेडुलरी और पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ठीक है। तो बारी बारी से देखेंगे, मेडुलरी और पोंटाइन, ठीक है। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स में याद है हमने क्या बात किया था, आई और ई न्यूरॉन्स बात किया था, ठीक है। तब उसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स, देखो इसमें क्या क्या होगा, इसमें ना दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, एक डीआरजी ग्रुप और एक वीआरजी ग्रुप। डीआरजी मतलब डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और वीआरजी मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। और यही दोनों क्या करते हैं, जनरेट करते हैं बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को। कैसे, वो देखते हैं। देखो, डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ लोकेटेड है, इतना तो पता है ना, मेडुला में है, ठीक है। ओके, मेडुला में भी कहाँ, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस में, ठीक है, एनटीएस में। मेडुला में क्या होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस होता है, वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एनटीएस। डीआरजी में क्या क्या होगा, आई न्यूरॉन्स होंगे पहला, दूसरा आईओएस न्यूरॉन होगा, ठीक है, इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, और तीसरा क्या होगा, इंटीग्रेटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये तीन होते हैं डीआरजी ग्रुप में। डीआरजी ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ पे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस इन मेडुला, ठीक है। और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं, आई न्यूरॉन्स, आईओएस न्यूरॉन्स और इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखो, आई न्यूरॉन्स मतलब क्या, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, ठीक है। द डीआरजी मेनली कंटेन्स इंस्पिरेटरी सेल्स कॉल्ड आई न्यूरॉन्स एंड दैट डिस्चार्ज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ओनली। ये जो अपने आई न्यूरॉन्स है ना, ये सिर्फ इंस्पिरेशन में ही डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, ये इंस्पिरेशन ही कराएंगे। न्यूरॉन्स इन द डीआरजी आर अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उसको एक तरह से ये कंट्रोल करता है, कौन, आई न्यूरॉन्स, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ये चीज़ अब सीएनएस में आगे डील करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि आई न्यूरॉन्स इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये इंस्पिरेशन में ही डिस्चार्ज करते हैं और ये रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये बात हो गया। अब आते हैं इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, यानी आईओएस न्यूरॉन्स, ठीक है। लेट्स सी, इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स refers to a group of neurons that are responsible for terminating the activity of eye neurons। ये IOS देखो नाम ही क्या है, इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच, यानी जो आई सेल्स को क्या करेगा, या आई न्यूरॉन्स को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेट द आई न्यूरॉन्स एक्टिविटी, टर्मिनेट द आई न्यूरॉन्स एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, टर्मिनेट द आई न्यूरॉन्स एक्टिविटी। और आई न्यूरॉन्स की अगर एक्टिविटी टर्मिनेट हो गई, इसका मतलब क्या है, इंस्पिरेशन रोकेगा, तो वही कर रहा है, कॉजेज द टर्निंग ऑफ एक्साइटेशन ऑफ मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन स्टॉप कराएगा। और सोचो अगर इंस्पिरेशन स्टॉप होता है, अगर इंस्पिरेशन स्टॉप होता है इसका मतलब क्या है, इंस्पिरेशन स्टॉप मतलब क्या, जो मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन है, डायफ्राम और
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल वो अब एक्साइट नहीं हो रहे, ठीक है, टर्निंग ऑफ एक्साइटेशन। तो इंस्पिरेशन स्टॉप हो रहा मतलब क्या, एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा, एक्सपिरेशन स्टार्ट्स। एक्सपिरेशन स्टार्ट्स का मतलब क्या है, बिल्कुल इलास्टिक रिकॉइल ऑफ चेस्ट वॉल एंड लंग्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो सिंपल सा बात है। आई न्यूरॉन इंस्पिरेशन कराता था, इंस्पिरेशन कराने का मतलब क्या था, इंस्पिरेशन कराने का मतलब था इंस्पिरेटरी मसल्स लाइक डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनको सप्लाई करता था, राइट। IOS न्यूरॉन्स क्या है, इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स। ये आई न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। और आई न्यूरॉन्स की एक्टिविटी अगर टर्मिनेट हो गया तो इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इंस्पिरेशन नहीं होगा। इंस्पिरेशन स्टॉप होने का मतलब क्या, ऑटोमेटिकली एक्सपिरेशन स्टार्ट, मतलब खुद से इलास्टिक रिकॉइल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम है इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन का, ये इनडायरेक्टली क्या करा रहा है, एक्सपिरेशन करा रहा, ठीक है। अब इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स पे आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटर न्यूरॉन क्या, नाम में देखो क्या, इंटीग्रेटर मतलब आई न्यूरॉन और IOS न्यूरॉन के बीच में इंटीग्रेटर न्यूरॉन अपना रोल करता है, ठीक है। देखो, they receive both excitatory inhibitory inputs, integrate the activity of I neurons and IOS neuron accordingly, ठीक है। और ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो ये डायग्राम देखते हैं पहले, ये वाला देखो, ये क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स होता है जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। ये है आई न्यूरॉन्स। आई न्यूरॉन क्या करता था, रेस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करता था, ठीक है। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या, इंस्पिरेशन कराता था, डन। तो आई न्यूरॉन्स रेस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करता है, इंस्पिरेशन कराता है, ठीक है। ये क्या हो गया, आई न्यूरॉन्स। IOS न्यूरॉन क्या करता था, आई न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता था, ठीक है। और आई न्यूरॉन्स अगर इनहिबिट हो गए तो रेस्पिरेटरी मसल्स के पास कोई सिग्नल नहीं जाएगा, तो इलास्टिक रिकॉइल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया IOS न्यूरॉन। इंटीग्रेटर न्यूरॉन दोनों को इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। अब चेक करता है इंटीग्रेटर न्यूरॉन, किसको चेक करता है, देखो इंटीग्रेटर न्यूरॉन IOS न्यूरॉन को पॉजिटिव सिग्नल दिया और ये IOS न्यूरॉन इसको क्या दिया, इनहिबिटरी सिग्नल दिया। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेटर न्यूरॉन जो है वो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन को चेक कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इसको पॉजिटिव सिग्नल देगा। अच्छा, अगर इंस्पिरेशन खुद ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब आई न्यूरॉन्स का डिस्चार्ज खुद ही से ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी क्या करेगा, इंटीग्रेटर न्यूरॉन को पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगा, जिससे इंटीग्रेटर न्यूरॉन IOS न्यूरॉन को ट्रिगर करेगा। तो ये चीज़ देख रहे हो, ये पूरा क्या कर रहा है, इंस्पिरेशन देन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन देन एक्सपिरेशन, ठीक है। ये पूरा साइकिल मेंटेन रख रहा है इंटीग्रेटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन क्या है, मेंटेन्ड है, मतलब क्या, टाइडल वॉल्यूम मेंटेन है क्या, है ना, एक साइकिल मेंटेन है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो द साइकिल ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन गोज ऑन कंटिन्यूअसली टू कॉज टाइडल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हो जाता है अपना फंक्शन। अब देखो, ये पूरा था हमारा DRG ग्रुप। DRG ग्रुप में कौन कौन थे, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन एंड इंटीग्रेटर न्यूरॉन, राइट। कमिंग टू वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स, ठीक है। सो अब देखते हैं VRG ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। VRG में क्या था, आई न्यूरॉन्स था और ई न्यूरॉन्स था, ठीक है। देखो यार, VRG जो है ना वो हमेशा फोर्सफुल रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। फोर्सफुल रेस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन भी फोर्सफुल है, एक्सपिरेशन भी फोर्सफुल है, वहां पर काम आएगा, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कौन सा मसल कराता है, याद है कुछ, बिल्कुल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स। तो ये जो ई न्यूरॉन है ना, ये इन्हीं दो मसल्स को सप्लाई करेगा, इन्हीं दो मसल्स को इनर्वेट करेगा, ठीक है। देखो, VRG group contains both inspiratory cells called I neurons and expiratory cells called E neurons, right? ये क्या करता है, दे मेक कॉन्टैक्ट विद द मोटर न्यूरॉन पुल फॉर मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। और ये कब काम आते हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ये मसल्स काम आते हैं। नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या होता है, रिकॉयल होता है, पैसिव होता है, वो इलास्टिक रिकॉयल जो कि पैसिव होता है। बट फोर्सफुल एक्सपिरेशन
में ये सारे मसल्स आते हैं, ठीक है। इलास्टिक रिकॉल वाला चीज़ है नॉर्मल एक्सपिरेशन में, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सपिरेशन कराएगा ई न्यूरॉन्स और आई न्यूरॉन्स इंस्पिरेशन कराएगा फोर्सफुल रेस्पिरेशन में। रेसिप्रोकल इनर्वेशन क्या होता है? जो आई न्यूरॉन होता है ना वो ई न्यूरॉन को इनहिबिट करता है, और जो ई न्यूरॉन होता है वो आई न्यूरॉन को इनहिबिट करता है। बस ये दोनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। तो यही क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रेसिप्रोकल इनर्वेशन। रोल ऑफ वीआरजी न्यूरॉन्स पे आते हैं। देखो सारी चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। वीआरजी जो है वो टोटली इनएक्टिव है ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। वीआरजी न्यूरॉन्स कब एक्टिव होगा? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। कब? जब फोर्सफुल रेस्पिरेशन हो रहा होगा। ये भी हमने कवर कर लिया। और दिस एरिया इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग पावरफुल एक्सपिरेटरी सिग्नल्स टू एक्सपिरेटरी मसल्स। ये भी हमने बात कर लिया। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में पावरफुल एक्सपिरेटरी सिग्नल्स जनरेट करने के लिए ये मसल्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। VRG operates when high level of pulmonary ventilation is required, for example during exercise। हाँ ये देखो, अभी सोचो जल्दी जल्दी एक्सपिरेशन करने का ज़रूरत कब होता है? जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट होता है, ठीक है। जब भी बॉडी में CO2 अक्यूमुलेट होता है ना, तो बॉडी क्या करता है? हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन से क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन से CO2 वॉश आउट हो जाता है, CO2 बॉडी का निकल जाता है, ठीक है, और सब कुछ मेंटेन हो जाता है, राइट। CO2 एक्यूमुलेट हुआ, हाइपर वेंटिलेशन हुआ, CO2 वॉश आउट हो गया। और ये कब होता है CO2 एक्यूमुलेट? जब बॉडी एनारोबिक वो सारी चीज़ें करता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है एनारोबिक कंडीशंस में, ठीक है। तो CO2 एक्यूमुलेट होता है टिश्यूज़ के पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल हाई एल्टीट्यूड। तो इन केसेस में CO2 एक्यूमुलेट ज़्यादा होता है, ठीक है। और इन केसेस में हाइपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो VRG ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का रोल होता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास क्या है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराने का कंट्रोल है। और फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराएंगे तो क्या होगा? हाई पल्मोनरी वेंटिलेशन हो जाएगा, राइट। तो हमने कवर कर लिया मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स। हमें पता है VRG क्या होता है और DRG क्या होता है, ठीक है। और हमने ये यहाँ वाला डायग्राम भी देख लिया और बोला कि इस तरीके से साइकिल ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा वॉलेंट्री कंट्रोल भी पता है हमें, कॉर्टेक्स से होता है। अब आते हैं पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे, ठीक है। पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स वो क्या होता है? देखो पॉन्स में दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। एपनियोस्टिक सेंटर होता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होता है, ठीक है। ओके, सो पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स दो होता है, एपनियोस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपनियोस्टिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लोअर पॉन्स में। देखो P इसमें पहले आ रहा है ना, तो याद रखना अपर पॉन्स, ज़्यादा P आ रहा है इसमें, बस ऐसे ही ट्रिक है, ठीक है। एपियन लोअर पॉन्स और न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स में, ठीक है। मैं समरी दे देता हूँ कि एपनियोस्टिक सेंटर क्या करता है। एपनियोस्टिक सेंटर प्रोलॉन्ग्स इंस्पिरेशन, प्रोलॉन्ग्स इंस्पिरेशन, ठीक है। ये इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करता है, राइट। और इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग होने का मतलब क्या होता है? एपनियोसिस हो जाना, मतलब एपनियोस्टिक सेंटर एपनियोसिस करा रहा है, ठीक है। डीप एंड प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये बात हो गया, एपनियोस्टिक सेंटर एपनियोसिस करा रहा मतलब डीप एंड प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? ये एपनियोस्टिक सेंटर को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो सोचो एपनियोस्टिक सेंटर क्या करा रहा था? डीप एंड प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन करा रहा था, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर अगर एपीएन को इनहिबिट कर देगा, इसका मतलब क्या होगा? रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन, ठीक है। सो देखो एपनियोस्टिक सेंटर अब पढ़ते हैं, ठीक है। दिस आर ग्रुप ऑफ इनिबिटरी न्यूरॉन्स, ठीक है, दैट सेंड द सिग्नल टू इंटीग्रेटर न्यूरॉन ऑफ DRG एंड प्रिवेंट्स द स्विच ऑफ द इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स। देखो
अगर इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा? याद है डीआरजी से इनहिबिटरी सिग्नल्स आता था, इंस्पिरेशन को रोकता था। मतलब हर वो सिग्नल जो इंस्पिरेशन को रोकेगा उसको एपनियोस्टिक सेंटर क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो वही लिखा है, दीज आर ग्रुप ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, दे सेंड सिग्नल टू इंटीग्रेटर न्यूरॉन ऑफ डीआरजी टू प्रिवेंट द स्विच ऑफ the inspiratory ramp signal. They increases the tidal volume and duration of inspiration. Deeper and more prolonged inspiration is known as एपनियोसिस। तो एपनियोसिस करा रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा, एपनियोस्टिक सेंटर इंटीग्रेटर न्यूरॉन को इनहिबिट करता था, और अगर इंटीग्रेटर न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा तो इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? एपनियोस्टिक सेंटर को इनहिबिट करता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन वो कराता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, देखो सेम चीज़ है। अब एपनियोस्टिक सेंटर इज इनहिबिटेड बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड वेगस नर्व, दिस कीप्स द एपनियोसिस इन चेक। न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स में दे इनहिबिट्स द एपनियोस्टिक सेंटर, शैलो एंड मोर रैपिड रेस्पिरेटरी पैटर्न, ठीक है। और ये दोनों सेंटर्स आपस में डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने वॉलेंट्री कंट्रोल भी देख लिया, करेक्ट। अब हम लोग आएंगे केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पे, ठीक है, यानी वाया कीमो रिसेप्टर्स। ओके, सो स्टार्टिंग विद द केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन कौन से केमिकल्स हैं जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेंगे, मतलब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कराएंगे, ठीक है। तो वह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ जो है ना, ये क्या कराएगा? ये वो केमिकल फैक्टर्स हैं जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कराते हैं। इनका लेवल ब्लड में हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इनका लेवल हमेशा ब्लड में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसरी नर्व एंडिंग्स, और ये क्या है? इन्हीं तीन केमिकल फैक्टर्स के लिए हाईली सेंसिटिव है। तीन तरह के कीमो रिसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, पल्मोनरी एंड मायोकार्डियल कीमो रिसेप्टर्स, राइट। देखो पेरिफेरल तो देखेंगे, सेंट्रल भी अभी देखेंगे। पल्मोनरी कीमो रिसेप्टर्स क्या होता है? वो पल्मोनरी और कोरोनरी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ओवरव्यू लेते हैं। एंड दे आर ओनली पैथोलॉजिकल, ठीक है। और जो मायोकार्डियल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेजोल्जारिक रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बेजोल्जारिक रिफ्लेक्स क्या है? हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन सीवीएस में कवर कर लिया है, ठीक है। ओके, अब आते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स पे। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को मेडुलरी रिसेप्टर्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। और मेडुलरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो दे रिस्पॉन्ड टू H+ कंसंट्रेशन। कहाँ पर? सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे H+ सेंस करते हैं? H+ सेंस करेंगे कहाँ पर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, H+ सेंस करने का मतलब ना सेम ही होता है कि PCO2 सेंस करना, ठीक है। देखो द मैग्नीट्यूड, हाँ, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का डिस्चार्ज कितना होगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय लोकल H+ कंसंट्रेशन विच इन टर्न पैरेलल्स आर्टीरियल PCO2। तो ये याद रखना, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर H+ को सेंस करेगा इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H+ कंसंट्रेशन के। और जब भी हम लोग H+ कंसंट्रेशन की बात करेंगे, किसके सिनोनिमस होगा? आर्टीरियल PCO2 के सिनोनिमस होगा, राइट। ओके, अब इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन देखते हैं। मैग्नीट्यूड देख चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकल H+ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन क्या है? तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनट टू मिनट रेगुलेशन, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मिनट टू मिनट कंट्रोल करता है और क्या कराता है? इंक्रीज कराता है रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। दे इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अबाउट 80 to 85%, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टिंग रेस्पिरेटरी ड्राइव इज ड्यू टू स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या कराता, इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स किसके वजह से काम आता है, किसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टिमुलेटरी इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। रेस्टिंग रेस्पिरेटरी ड्राइव इज ड्यू टू स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब आता है पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स पे, ठीक है। पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स सीधा फंक्शन देखते हैं, ठीक है। पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर जो है ना, वो किसको किसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। PCO2 को तो करेगा ही, H+ को भी करेगा, इन एडिशनल PO2 को भी सेंस करता है। PO2 अगर लो हो गया, लोअर्ड PO2, इसको भी सेंस करता है, ठीक है। कहाँ पे, आर्टीरियल ब्लड में, ठीक है। और इट स्टिमुलेट्स द DRG न्यूरॉन्स, ठीक है। एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट्स द DRG न्यूरॉन। और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर क्या कराता है, ये भी इंक्रीज कराएगा रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हाइपर वेंटिलेशन, ये हाइपर वेंटिलेशन कराता है, ठीक है। पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। PCO2 और H+ का बढ़ना या फिर PO2 का लोअर हो जाना, दिस विल स्टिमुलेट पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर क्या करा देंगे, हाइपर वेंटिलेशन करा देंगे, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन होगा तभी तो जो एक्सेस ऑफ अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन लो है तो वो अच्छे से एक्सचेंज होके रिप्लेनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ द पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स। दिस आर द ओनली साइट दैट डिटेक्ट PO2, ये काम का चीज़ था। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर PO2 को डिटेक्ट नहीं करता था, ठीक है। जो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करता है PO2 को, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं ब्रीफली लोकेशन कहाँ है पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर का। कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडीज, मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशंस और आर्च ऑफ एओर्टा। यहाँ पे देखो, ये अपना आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। यहाँ से निकला कॉमन कैरोटिड, ये रहा इंटरनल कैरोटिड और ये रहा एक्सटर्नल कैरोटिड, सॉरी ये एक्सटर्नल कैरोटिड और ये इंटरनल कैरोटिड और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आर्च ऑफ एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा के पास होगा, इसको बोलेंगे एओर्टिक बॉडीज, ठीक है। और कैरोटिड साइनस यहाँ पे होता है बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरोटिड बॉडी होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। तो ये हमने मेजरली सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर देख लिया, उसके फंक्शंस देख लिए, और कौन कौन स्टिमुलेट करता है। जैसे सेंट्रल को H+ और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट कर रहा था, ठीक है। पेरीफेरल को तीनों कर रहा था, PO2 और लोअर्ड PO2 और इंक्रीज्ड PCO2 और इंक्रीज्ड H+, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। 3 फैक्टर्स है मेरे पास, हाइपोक्सिया, कार्बन डाइऑक्साइड और इफेक्ट ऑफ H+ कंसनट्रेशन, ठीक है। H+ कंसनट्रेशन, ये तीनों फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को, अब ये देखते हैं। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया ऑन रेस्पिरेशन। देखो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, आने वाले टॉपिक्स में पूरा हाइपोक्सिया डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट अभी हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट टिश्यू लेवल, ठीक है। ये है हाइपोक्सिया हमारे लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्यों हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर इंस्पायर्ड एयर में ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, सांस ही कम ले रहे हैं, मतलब वैसा सांस ले रहे हैं जो जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर का, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। तो सोचो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम है, कौन सा कीमो रिसेप्टर इसको सेंस करेगा, वेरी गुड, इट विल बी पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर इसको सेंस कर लेगा, ठीक है। अब क्या इफेक्ट आएगा, दिस डिपेंड्स ऑन कितना कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 mmHg है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो इफ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो ये IPO2 का मतलब क्या होता है, इंस्पायर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो सांस ले रहे हैं। तो इफ डिक्रीज इन IPO2 इज अबव 60 mmHg, ओनली स्लाइट इंक्रीज इन वेंटिलेशन अकर्स, ठीक है। बट rise is marked when IPO2 falls below 60 mmHg, right? So अगर partial pressure of oxygen in inspired air is below 60 mmHg, then क्या होगा, hyperventilation,
ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 60 mm है तो बस थोड़ा सा वेंटिलेशन इंक्रीज करेगा, राइट, स्लाइट इंक्रीज इन वेंटिलेशन। सो अब इसी स्टेटमेंट को देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, राइट। अब देखो मेरे को तो ये इतना क्लियर से समझ में नहीं आया, बट आई होप तुम लोग अपने प्रोफेसर से डिस्कस करना और मे भी समझ में आ जाएगा। बट स्टिल मुझे जितना आया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कितना याद रखना है, ये जो हाईलाइटेड वाला है ये सब याद रखना है, ठीक है। ओके, सो स्लाइट इंक्रीज हुआ था जब पार्शियल प्रेशर अबव 60 mm था इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन कब हुआ था, जब लेस देन 60 mm था, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, दो रीज़न है। हाइपोक्सिया ने, देखो हाइपोक्सिया हुआ तो रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन ये होता है, देखो ये होता है रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। और HbO2 क्या होता है, ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि डेफिनेटली अब ऑक्सीजन है ही नहीं तो HbO2 कहाँ से बनेगा, तो रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया। अब ये रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन क्या करता है, H+ के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और H+ के साथ अगर ये कंबाइन कर रहा तो यहाँ H+ कंसनट्रेशन इन ब्लड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। H+ कंसनट्रेशन इन ब्लड फॉल्स, ठीक है, जिसके वजह से रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। सिमिलरली अगर वेंटिलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से, ठीक है, अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज हुआ है हाइपोक्सिया की वजह से, तो इसके वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कम हो जाता है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो सीधा सीधा इनहिबिट हो जाएगा रेस्पिरेशन, ठीक है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर से, राइट। और अब अगर PO2 लेस देन 60 mmHg है, ठीक है, तो हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स इतना स्ट्रांग होगा कि ये इनहिबिटरी इफेक्ट्स को ओवरराइड करेगा और मार्क्ड इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन देखा जाएगा, मतलब हाइपर वेंटिलेशन देखा जाएगा, ठीक है। ये सारे इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस जो थे ना, ये जो सारे इनहिबिटरी थे, ये सारे क्या हो जाएंगे, ओवर रिडन हो जाएंगे, ठीक है, जब 60 mmHg से भी कम हो जाएगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रेस्पिरेशन, ये देखते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना, पार्शियल प्रेशर है आर्टेरियल ब्लड में, वो नॉर्मली कितना होता है, 40 से 45 mmHg, ठीक है। अगर आर्टेरियल PO2 बढ़ गया, फॉर एग्जांपल टिश्यू मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, टिश्यू मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा आर्टरीज में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। और कौन सा कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, CO2 एक्यूमुलेट, जो कि हम चाहते नहीं है। तो ये CO2 को क्या करो, बाहर निकालो, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से CO2 वॉश आउट हो जाएगा और आर्टेरियल PCO2 नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था CO2 ऑन रेस्पिरेशन, क्या हुआ था, CO2 वॉश आउट, हाइपर वेंटिलेशन। अब CO2 एक्ट एज मेन रेगुलेटर ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। क्यों CO2 मेन रेगुलेटर है रेस्पिरेशन का, याद है हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो 80 से 85% ऑफ रेस्टिंग रेस्पिरेटरी ड्राइव इज ड्यू टू स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ CO2 बिकॉज इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर थ्रू सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ये एक लाइन का आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑन रेस्पिरेशन। देखो H+ हो या बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये नॉर्मली सेंट्रल कीमो रिसेप्टर से एक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि H+ का बढ़ना या घटना CSF में एंट्री जो होता है ना H+ का, ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो अगर H+ बढ़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, एसिडोसिस, ठीक है। और एसिडोसिस होता है, H+ इंक्रीज करने का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करता है, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो H+ बढ़ा, बट H+ बढ़ा ये टाइम लेगा कहाँ पे, देखो बिकॉज H+ एंटर्स CSF वेरी स्लोली। सो इन जनरल एसिडोसिस का मतलब क्या है, H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड प्रोड्यूसेस हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। H+ और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या चलता है, पैरेलल चलता है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन हो गया, और किसके थ्रू हुआ, ब्लड में कौन डिटेक्ट करता है, तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सेंस करता है, तो ये चीज़ हो गया।
अब इससे रिलेटेड देखो दो चीज़ पढ़ना है, वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। ये पूरा चार्ट जो है ना वो आप दो जगह पढ़ोगे, एक तो बायोकेमिस्ट्री में पूरा टॉपिक ही है, पूरा चैप्टर ही है इस पे एसिड बेस, और एक्सक्रीशन में आप पढ़ोगे फिजियो में, ठीक है, वहाँ पे सारे चार्ट्स आप पढ़ोगे, ठीक है। हमें अभी क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, राइट। तो एक बेसिक देखते हैं, जब भी रेस्पिरेटरी वर्ड आएगा इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ इश्यू हो रहा है, और जब भी मेटाबॉलिक शब्द आएगा इसका मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल से कुछ ऊपर नीचे हो रहा, ठीक है। तो सोचो रेस्पिरेटरी ऐसे, अच्छा नॉर्मल PCO2 का रेंज क्या होता है 40 से 45 mmHg, और नॉर्मल pH ऑफ द बॉडी क्या होता है 7.40 प्लस माइनस 0.05, तो ये याद रखना है, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वर्ड क्या है रेस्पिरेटरी, और एसिडोसिस है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया बढ़ गया, तो यही क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब 45 mmHg से डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। देखो यही चीज़ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया 45 से ज़्यादा, और pH क्या हो गया घट गया नॉर्मल से, राइट। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और ये कब हो रहा होगा, सो ये जब एल्वेलर वेंटिलेशन घट जाएगा, ठीक है। अब सोचो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बने जा रहा है और हम उसको एक्सचेंज ही नहीं कर रहे बाहर वाले एयर से, ठीक है, यानी डिक्रीज एल्वेलर वेंटिलेशन, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। और कब होता है ये, तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स में, इम्फाइजिमा में, ठीक है, ब्रीदिंग 7% कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारे केसेस में, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, नाम देखो क्या है रेस्पिरेटरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोलोसिस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट गया, ठीक है। अब सोचो pH क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, एल्कोलोसिस हो जाएगा तो, और जो रेंज है जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एल्कोलोसिस में क्या हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है तो 40 mmHg से भी कम हो रहा होगा। वही चीज़ देखते हैं, देखो यहाँ पे PCO2 लेस हो गया, रेंज से बाहर हो गया, pH देखो pH बढ़ गया, एल्कोलोसिस है। और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब हो रहा होगा, तो जब पल्मोनरी वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हो रहा है, ठीक है। जब पल्मोनरी वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो CO2 वॉश आउट होता है, पता है, और CO2 वॉश आउट होता है मतलब क्या, CO2 घट जाता है, तो ये चीज़ होता है। कब होता है इंक्रीज इन एल्वेलर वेंटिलेशन, हाई एल्टीट्यूड्स में होता है, एंग्जाइटी में होता है, सेलिसाइलेट ओवरडोज में, इन सारे केसेस में एल्वेलर वेंटिलेशन बढ़ जाता है, CO2 वॉश आउट होता है और CO2 घट जाता है बॉडी में, तो एल्कोलोसिस हो जाता है, राइट। तो ये सारा हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। देखो वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हुआ था, एल्वेलर वेंटिलेशन डिक्रीज हो गया था, ठीक है। एल्वेलर वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या CO2 रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है, अंदर जो CO2 है वो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा बाहर वाले एयर से, ठीक है। तो CO2 रिटेंशन हो गया, CO2 रिटेंशन हो गया मतलब क्या H2CO3 बढ़ गया, H2CO3 बढ़ गया मतलब H प्लस बढ़ जाएगा, क्योंकि H2CO3 स्पॉन्टेनियसली टूट जाता है ना H प्लस और बाइकार्बोनेट में, तो दोनों क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसलिए pH क्या हो गया लेस देन नॉर्मल। सिमिलरली एल्वेलर वेंटिलेशन बढ़ता कब था, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में, इससे क्या होता है CO2 वॉश आउट, तो PCO2 का लेवल घट जाएगा, CO2 वॉश आउट हो गया तो H2CO3 घट गया, तो ये सारा दोनों चीज़ क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो pH बढ़ गया, तो ये सारा चीज़ हो गया।